हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम सितंबर में होने के पूरे चांसेस हैं, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन से जुड़ें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का क्या अर्थ है? तो बाल विकास के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाल विकास क्या होता है? बाल विकास का अर्थ होता है बालक का विकास। इसमें बालक के जन्म से पूर्व से अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन आते हैं। इसमें बालक की प्रत्येक स्थिति, समस्या और बालक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को परिभाषित कीजिए। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? तो बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की सभी समस्याएं आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो बाल विकास के दो क्षेत्र हैं, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं, और दूसरा है समायोजन संबंधी समस्याएं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। फ्रेंड्स, शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होती है 13 से लेकर 18 वर्ष तक। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो यह 12 से 18 वर्ष तक होती है। फ्रेंड्स, कहीं कहीं ये 13 से 18 वर्ष भी देखने को मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की आयु सीमा कितनी है? तो यह जन्म से 5 वर्ष तक होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह टर्मन ने कहा था। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने देखी नहीं हैं लेकिन उनके बारे में सोचना, वही हमारी बुद्धि के अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 से 90 बुद्धि लब्धि का स्तर किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो 80 से 90 तक के बीच की मंद बुद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण ये भी 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। फ्रेंड्स, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण ये केवल एक व्यक्ति पर होता है। शाब्दिक इसमें होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या होता है? इसमें शाब्दिक में वे परीक्षण होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह बोलकर किया जाए या लिख कर किया जाए। अशाब्दिक जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें कुछ आकृति जैसा बना देते हैं और कह देते हैं इसमें क्या भरा जाएगा, इसके साथ कौन सी आकृति फलक होना चाहिए, तो वो होते हैं अशाब्दिक। दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये कई लोगों पर या एक समूह पर किया जाता है, इसी को कहते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण।
फ्रेंड्स यह भी दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक यह भाषात्मक होता है और ज़्यादातर सामूहिक होता है, और अशाब्दिक परीक्षण कैसा होता है, ये ज़्यादातर व्यक्तिगत होता है। इसमें फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण जिसमें शाब्दिक कितने लोगों पर होता है, तो ये अधिकांशतः ज़्यादातर लोगों पर हुआ जाता है, यानी कि सामूहिक किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या है। यह परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो बुद्धि परीक्षणों के नाम बताओ। तो दो बुद्धि परीक्षणों के नाम हैं बिने साइमन परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त सक्रिया की अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है। तो पियाजे ने मूर्त सक्रिया की अवस्था को 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को कहा है। किसने? जीन पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त सक्रिया की अवस्था कहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष की होती है। तो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। यह भी जीन पियाजे ने ही कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मुख्य 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो ये हैं, पहली है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है प्राक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त सक्रिय अवस्था और चौथी है औपचारिक सक्रिय अवस्था। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग के कितने प्रकार हैं। तो संवेग के मुख्य 3 प्रकार हैं, क्रोध, भय और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल कौन सा है। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल काल किशोरावस्था है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना की प्रधानता किस अवस्था में देखी जाती है। तो कल्पना की प्रधानता किशोरावस्था में देखी जाती है। भाषा विकास के 2 दोष बताइए। तो भाषा विकास के 2 दोष निम्न हैं, ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों में दोष और सुनने में दोष। फ्रेंड्स भाषा विकास के कौन से दोष हैं? ध्वनि में दोष यानी आवाज़ ठीक से नहीं निकालना, लय में दोष यानी रुक रुक कर बोलना, बोलने के अंगों में दोष जैसे कि किसी की जबान में दोष होना, वो तुतला कर बोलना, रुक रुक के बोलना, और सुनने में दोष यानी कि ठीक से नहीं सुन पाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TAT का निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण 1935 में मरे एवं मॉर्गन के द्वारा किया गया था। TAT का मतलब होता है टीचर अप्रिशिएशन टेस्ट। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यह 140 से अधिक होती है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहेंगे। तो 110 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक को श्रेष्ठ बुद्धि बालक कहेंगे। नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक होती है। नेक्स्ट स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया। तो स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन रॉर्शा ने किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द ज्ञान कितना होता है। तो 2 वर्ष की आयु तक बच्चे का शब्द ज्ञान लगभग 120 शब्दों का होता है। नेक्स्ट सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता एक ऐसी योग्यता बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। फ्रेंड्स सृजनात्मकता क्या होती है? यह व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह उन व्यक्तियों, वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो नए हों, जिन्हें वह पहले से ना जानता हो। जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति या नई रचना का आविष्कार करते हैं उसे सृजनात्मकता कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ
किसी नई वस्तु का उत्पादन करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना ही प्रौढ़ रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, जो लैटिन के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व क्या होता है? यह व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से क्या अभिप्राय है? व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रंग, रूप, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक संरचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। यानी व्यक्तित्व का कैसे पता लगता है? व्यक्तित्व का उसके रंग, रूप, उसकी कद कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसी को हम व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो व्यक्तित्व 2-3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। अब फ्रेंड्स, अंतर्मुखी में क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये अपनी बातें और विचारें अपने तक ही रखते हैं। ये अपनी बातों और विचारों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करते, ये लोगों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करते, ये लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं, ये अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरे होते हैं बाहिर्मुखी, ये अंतर्मुखी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ऐसे लोगों को लोगों के बीच में रहना पसंद होता है, लोगों से घुलना मिलना और लीडरशिप क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर। तीसरा होता है उभयमुखी, ये अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों का मिश्रण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण की विधियाँ कितनी हैं? तो व्यक्तित्व परीक्षण की कुल 3 विधियाँ हैं, आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ और प्रक्षेपण विधियाँ। अब फ्रेंड्स, आत्मनिष्ठ विधियाँ, इनमें क्या होता है कि एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वह आत्मनिष्ठ विधि कहलाती है। अब फ्रेंड्स, दूसरी है वस्तुनिष्ठ विधि। तो इस विधि में क्या होता है, इसमें एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वही वस्तुनिष्ठ विधि कहलाती है। तीसरी है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, इसमें व्यक्ति के अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के माइंड का जब अध्ययन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति में जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस तो 90% होता है, जबकि कॉन्शियस माइंड केवल 10% होता है। यदि आप उस व्यक्ति के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति के अनकॉन्शियस माइंड को रीड करना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। इसी से व्यक्ति के भाव, संवेग और मूल प्रवृत्ति का पता चलता है कि वह व्यक्ति रियलिटी में है कैसा। नेक्स्ट है समायोजन का क्या अर्थ है? तो जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मपुष्टि के लिए करता है तो इसे समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट। समायोजन का अर्थ होता है अपने आप को बदलना परिस्थितियों के अनुसार। तो जो व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है वह व्यक्ति स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो समायोजन करने का अर्थ होता है स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार बदलना। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। फ्रेंड्स, वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार हर बालक एक दूसरे से अलग होता है, उसमें काफ़ी सारी समानताएं हैं लेकिन फिर भी उनका व्यवहार एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग होता है, यही वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।